Good morning, student. Good morning, ma'am. Good morning, बेटा. उस दिन थोड़ा सा चैप्टर अपना रह गया था, शायद यहाँ तक हो गया था. शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी. यही तक हुआ था ना? Yes, ma'am. अब ऐसा करिए, पहले एक क्वेश्चन लिखो. मैं बोल रही हूँ, क्वेश्चन लिखिए. नेम धर्म किस किस का बंधन था? नेम धर्म किस किस का बंधन था? नेम धर्म किस किस का बंधन था, तथा यह बंधन उनका जीवन पर्यंत आखिर क्यों बना रहा? क्वेश्चन राइट करा? कर दीजिए ना। क्या हुआ? Ma'am, please repeat मैम the एक बार question. रिपीट कर दो। नेम धर्म किस किस का बंधन था? नेम धर्म किस किस का बंधन था, तथा जीवन पर्यंत ये बंधन उनका क्यों बना रहा? आगे समझ में? Yes, ma'am. ठीक है. अब हम क्वेश्चन तो हमने लिख लिया. अब इसी क्वेश्चन का आंसर हम ये पढ़ा लूं, उसके बाद फिर हम देंगे कि किस किस का बंधन था और क्यों बना रहा ये बंधन जीवन पर्यंत उनके. अब देखिए आगे, मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था, इसके आगे देखो. तुम्हारी यह पांव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है. संकेत का मतलब होता है इशारा. तुम्हारी ये पांव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो. घृणित यानी घृणा के योग्य. घृणा के योग्य यानी घृणा का मतलब घिन खाना. जिसे तुम घृणा के योग्य समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं, पांव की उंगली का इशारा. उसकी तरफ हाथ की नहीं, बल्कि किस तरह की उंगली का? पांव की उंगली का इशारा करते हो. अंडरलाइन कर लीजिएगा पूरे पर और समझो. यानी कहने का तात्पर्य यहाँ बताया गया है कि नियुक्त पंक्ति का आशय स्पष्ट करते हुए परिसाई जी ने यहाँ पर बताया है कि प्रेमचंद्र एक ऐसे महान कथाकार, एक ऐसे उपन्यासकार हैं कि वह समाज के अंदर अपना व्यक्तित्व बना करके, समाज के अंदर अपनी चरित्रता को बना करके, अपनी खुद का समाज के अंदर एक ऐसा बखान प्रस्तुत करते हैं, या समाज के सामने अपना एक ऐसा रूप प्रस्तुत करते हैं कि यदि, अब पहले आप ये समझिए कि एक तरफ तो लेखक के यानी समाज के, आप ये समझ लीजिए पूरा समाज ही एक फटे हुए जूते पहने हैं, और एक प्रेमचंद्र जो फटे हुए जूते पहने. अब समाज प्रेमचंद्र पे हंस रहा है, तो प्रेमचंद्र को कितना ऊंचा करते हुए यहाँ पर लेखक ने बताया है कि जो तुम्हारे योग्य नहीं है इस समाज के अंदर, जो तुम्हारे योग्य नहीं है, अर्थात जो ये कह सकते हैं अपन कि ऐसे व्यक्ति जो कि धन के आगे, यानी धन के ऊपर किसी ने उनको खरीद लिया है, धनाढ्य व्यक्तियों ने जिनको खरीद लिया है, जो बिक गए हैं. मैं सीधी सी भाषा में आपको बोल रही हूँ, धनाढ्य व्यक्ति जिन्होंने ऐसे लोगों को खरीद लिया है और जो बिक गए हैं, वो उन व्यक्तियों की तरफ जिन्होंने अपना ईमान गिरा दिया है, जिन्होंने अपने चरित्र की कोई चिंता नहीं करी, ऐसे व्यक्तियों की तरफ जो प्रेमचंद, जो कि महान उपन्यासकार हैं, एक युग प्रवर्तक है, ऐसा व्यक्ति ऐसे लोगों की तरफ अपनी मतलब हाथ की उंगली का संकेत करना भी पसंद नहीं करता है. उनकी तरफ
हाथ दिखाना यानी हाथ की उंगली दिखाना भी पसंद नहीं करता है, बल्कि उनकी तरफ अपने पैर की उंगली, यानी कहने का मतलब है उनके चरणों में भी पड़ने लायक वो व्यक्ति नहीं है, उनकी पैर की उंगली से ही संकेत करना चाहता है। समझ में आ रही होगी बात मैं क्या बोल रही हूँ? यस यस मैम प्लीज रिपीट कर दीजिए। फिर समझो एक बार कि कहने का तात्पर्य है, यहाँ पर प्रेमचंद्र जी नियुक्त पंक्ति के माध्यम से परिसाई जी कह रहे हैं कि प्रेमचंद्र जी एक ऐसे महान उपन्यासकार, एक ऐसे महान लेखक अर्थात इस तरह के युग प्रवर्तक व्यक्ति है कि जो कि समाज के अंदर, जो कि समाज बाहरी आडंबर के अंदर, ये समाज जो बाहरी आडंबर में फंसा हुआ है, सिर्फ दिखावटी, सिर्फ प्रदर्शन, बनावटी जीवन शैली का ही आदी है, सिर्फ दिखावटी, बनावटी या बाहरी आडंबर के प्रदर्शन का ही आदी है। ऐसे समाज की तरफ हमारे प्रेमचंद्र जो है वो अपने हाथ की उंगली का इशारा करना यानी हाथ से संकेत करना भी पसंद नहीं करते। उनकी तरफ जिन्होंने अपना ईमान गिरा दिया है, ऐसे व्यक्तियों की तरफ वे अपने हाथ की नहीं बल्कि पैर की उंगली का संकेत करना पसंद करते हैं, क्योंकि वह समाज से हटकर हैं, वे जैसे अंदर से और वैसे ही बाहर से नजर आते हैं। इसी वजह से उन्होंने ऐसे लोगों की तरफ जो कि बनावटी जीवन शैली जी रहे हैं, जिन्होंने अपने ईमान को बेच दिया है, जो धनाढ्य व्यक्तियों के आगे बिक गए हैं, ऐसे व्यक्तियों की तरफ उन्होंने अपने पैर की उंगली का संकेत ही किया है। समझ में आ गई बात? यस मैम। हाँ, तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया है। अब देखो क्या पूछ रहा है परसाई जी, क्या कह रहे हैं, तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया है। कहने का तात्पर्य है कि प्रेमचंद्र जी के जीवन के अंदर प्रेमचंद्र का जीवन संघर्ष में रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रेमचंद्र का जो जीवन है वो संघर्ष में रहा है, एक बहुत ही बड़े संघर्षों से रत रहते हुए, संघर्षों से जूझते हुए एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरा जीवन अपना यूं ही गवा दिया। तो क्या कह रहे हैं, इस पंक्ति का कहने का तात्पर्य है कि क्या हो सकता है कि तुम्हारे जीवन के अंदर, क्योंकि पंक्ति आपकी जो बोली गई है वो ये बोली गई है, क्या तुमने, क्वेश्चन किया गया है, क्या तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया है। क्या तुम उन लोगों की तरफ इशारा कर रहे हो या फिर उस व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहे हो कि जिसने तुम्हें जीवन के अंदर खरीदने की कोशिश करी। तुम्हारे अंदर जो योग्यता जो है, जो तुम्हारे अंदर बुद्धिमत्ता जो है, तुम्हारे अंदर जो विशेष गुणों जो विराजमान है, क्या उन गुणों को, क्या उन विशेषताओं को, क्या उस महानता को किसी ऐसे इंसान ने खरीदने की कोशिश करी? क्या तुम्हें अपने लिए काम करने के लिए उन्होंने इस प्रकार से मनाया था? शायद उसी व्यक्ति को ठोकर मारते मारते, उसकी बातों को ना मानते मानते शायद तुमने अपना जूता फाड़ लिया है। ऐसे व्यक्ति जिनको हम बराबर दरकारते रहे, अर्थात ऐसे व्यक्ति जिनको हम बराबर ठोकर देते रहे, ऐसे व्यक्तियों को ही ठोकर देते देते शायद तुम्हारा जूता फट गया है, क्योंकि तुमने अपने जीवन के अंदर गरीबी को सहज स्वीकार कर लिया है। तुमने अपने जीवन में गरीबी को सहज स्वीकार कर लिया है, अर्थात उससे समझौता कर लिया है। इसीलिए तुम जीवन के अंदर कभी भी तुमने किसी प्रकार के जो ऐसे धनाढ्य व्यक्ति होते हैं जो कि तुम्हें खरीद करके अपने लिए काम करवाना चाहते हैं, तुमने उनके कभी भी अपनी भाषा में क्या कहते हैं, ऑफर, उसको कभी भी, यानी उन लोगों ने तुम्हें अपने लिए काम करने के लिए कहा तो होगा, लेकिन तुमने कभी भी उनकी बात नहीं मानी होगी। इसीलिए उन लोगों को लात मारते मारते तुम्हारा जूता आज फट गया है और तुम्हारी स्थिति इतनी दयनीय और इतनी कमजोर बनी हुई है। आगे देखिए, मैं समझाता हूं, तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूं, मैं समझता हूं, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूं और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूं। इस संसार में कोई भी तुम्हारी इन बातों को नहीं समझ पाएगा। मैं समझ रहा हूं, परिसाई जी कह रहे हैं मैं समझ रहा हूं, मैं तुम्हारी इस उंगली का इशारा भी समझ रहा हूं और तुम्हारे चेहरे पर जो ये व्यंग मुस्कान आ रही है इसका भी तात्पर्य मैं भली भांति समझ रहा हूं। यानी कहने का तात्पर्य है कि तुम जो समाज के अंदर ये जो उंगली दिखा रहे हो, तुम, मुझे पता है कि समाज के अंदर जो बाहरी प्रदर्शन से लोग जो जी रहे हैं, जो अपना जीवन
सिर्फ दिखावटी के आड़ में आकर के व्यतीत करते चले जा रहे हैं, जिन्हें अपने सम्मान की, जिन्हें अपने ओहदे की, जिन्हें अपने चरित्र की किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, ऐसे व्यक्ति जो समाज के अंदर बाहरी रूप धर के और अपना प्रदर्शन करते रहते हैं, तुम उनकी तरफ इशारा करके मुझे समझाना चाह रहे हो कि आज जो ये प्रदर्शन अपना कर रहे हैं, कल इनकी सत्यता सामने संसार के आ जाएगी, फिर इनका क्या होगा। तो मैं तुम्हारे इस इशारे को, तुम्हारी इस उंगली के इशारे को भली भांति समझ रहा हूं, और तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान, जो कि ये मुस्कान कुछ कहना चाह रही है, इस मुस्कान को मैं बखूबी पढ़ रहा हूं कि तुम मुस्कुराते हुए मुझे क्या समझाना चाहते हो, अर्थात मुझसे क्या कहना चाहते हो। अर्थात तुम्हारी इस मुस्कान को कहने का तात्पर्य शायद यही है कि समाज आज जो दिखावटे की आड़ में आकर के अपना जीवन जो व्यतीत कर रहा है, आज नहीं तो कल इसका पतन होना है, और मैं जो जैसा हूं वैसे ही जो अपना प्रदर्शन कर रहा हूं कि शायद मेरा जीवन पर्यंत मुझे किसी प्रकार की कोई भी शर्मिंदगी संसार के अंदर नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि मैं जैसा आज हूं वैसा ही कल समाज के सामने आता रहूंगा, और जैसा अंदर से हूं वैसा ही बाहर से बना रहूंगा। समाज को इस बात की परेशानी होगी, क्योंकि वह जैसे अंदर से वैसे बाहर से नहीं, और जैसे घर में है वैसे बाहर नजर नहीं आ रहे हैं। आगे देखिए, तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन सब पर जो अंगुली छिपाए और तलुआ घिसाए चल रहे हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पर। अब लेखक कह रहा है कि तुम मुझ पर भी, क्योंकि देखिए यहाँ परसाई जी की स्थिति भी कोई अच्छी नहीं थी, वह भी जर्जर थी। परसाई जी की जो स्थिति थी वो भी कैसी थी? जर्जर थी, बहुत ही खराब थी, दयनीय स्थिति थी। लेकिन फर्क सिर्फ दोनों को रख करके आप देखोगे तो फर्क सिर्फ इतना सा था कि एक तो बाहरी बातों को बना करके, नहीं अपन बहुत अच्छे हैं, अपने घर में भी बहुत अच्छा है, ऐसे करके झूठी बातों को बोल करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, और बाहर से वो ठीक ठाक नजर आ रहा था। और एक जो था वो घर से जैसा था वैसा ही बाहर नजर आ रहा था। लेकिन परसाई जी की घर में स्थिति अच्छी नहीं थी, वो भी स्थिति उनकी स्थिति भी बहुत खराब थी। तो यही दोनों के अंदर फर्क था। तो वो कह रहे हैं कि तुम मुझ पर भी और इस समाज पर भी, हम दोनों पर ही हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए, यानी कहने का मतलब है जो ऊपर से अपने दोषों को छिपाए हुए, ऐसे व्यक्ति जो अपने दोषों को, अपनी कमियों को, संसार के अंदर अपने दोषों को, अपनी कमियों को उन्होंने छुपा रखा है, उन्हें उजागर नहीं कर रहे और तलुआ घिसाए चल रहे हैं। अर्थात ऐसा हो रहा है कि उनकी जो स्थिति है वो दिन पर दिन और जर्जर होती चली जा रही है। सिर्फ देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। आपकी यदि 10 रुपए माहवार है और आप 9 रुपए का खर्चा अपने ऊपर कर रहे हैं और 1 रुपया अपने परिवार के लिए रख रहे हैं, तो निश्चित है कि स्थिति तो आपकी जर्जर होती चली जाएगी। तो ये क्या है कि आपको पता है कि आप जीवन के अंदर इतना अर्निंग नहीं कर पा रहे, इतना नहीं कमा पा रहे, तो आप बैलेंस बना के चलेंगे तब तो सही रहेगा। और यदि आप सिर्फ दूसरों को दिखाने के चक्कर के कारण वो 9 रुपए अपने ऊपर खर्च करते चले जा रहे हैं, तो 1 रुपए से आपकी दिनचर्या और आपका महीना नहीं निकलने वाला है। तो इससे आपकी स्थिति तो जो दूसरे बंदे हैं, यानी कहने का मतलब है परिसाई जी की स्थिति तो उनसे भी जर्जर है, प्रेमचंद्र से भी जर्जर है, क्योंकि वे सिर्फ दिखावटे के प्रदर्शन के चक्कर में आकर के अपनी सारी संपत्ति का नाश किए चले जा रहे हैं और घर में स्थिति दिन पर दिन बदतर होती चली जा रही है। तो इस वजह से उनका जो तलुआ है, तलुआ का मतलब होता है पैर का, जूते के नीचे जो शोल होता है उसको बोला गया है। तो कहने का मतलब है, देखिए यदि हमारा शोल घिस जाएगा, हमारे जूते के नीचे का तलुआ घिस जाएगा तो पैर लहू लुहान हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है घर में जब खाने के लिए कौड़ी भी नहीं होगा तो बच्चे और हम स्वयं भी, हम पेट में जब रोटी नहीं पड़ेगी, पेट में जब खाना नहीं जाएगा तो निश्चित है कि हमारी कंडीशन बहुत खराब हो जाएगी और हम मर भी सकते हैं उस कंडीशन में आकर के। भूखा प्यासा इंसान अपनी जान भी दे सकता है, यानी उसके प्राण भी निकल सकते हैं। तो वो स्थिति ज्यादा जर्जर है ना कि अंगुली दिखाना, यानी अपनी गरीबी को दिखाना। दो चीजें निकल रही है इस चैप्टर के अंदर से, हर पंक्ति 2 बातें बोल रही है। तो वो स्थिति तो बेटर है कि हम जैसे वैसे बाहर दिख रहे हैं, और वो स्थिति खराब है कि हम बाहर बहुत अच्छे दिख रहे हैं, घर में हमारे लिए खाने के लिए एक टुकड़ा भी निवाला भी नहीं है। तो वही स्थिति परसाई जी की बनी हुई है और प्रेमचंद्र जी जैसे हैं वैसे वो बाहर से दिख रहे हैं। उन पर जो टीले को
बरकरार बाजू, उन पर जो टीले को बरकरार कर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मारकर जूता फाड़ लिया है, अंगुली बाहर निकल आई पर पांव बच रहा है। यानी कहने का मतलब है ठीक है, मैं जैसा हूं वैसा ही घर में हूं, वैसा ही बाहर दिखा रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरी इज्जत बच रही है, मेरा जो सम्मान है वो बच रहा है, मेरा उत्कर्ष बच रहा है, मेरा स्वाभिमान बच रहा है। समाज के अंदर पता है कि मेरी गुणवत्ता क्या है, मेरी श्रेष्ठता क्या है, मेरी विशेषता क्या है, मेरे अंदर कौन से मूल्यवान है, मेरा जीवन मूल्य क्या है, ये समाज बखूबी अच्छे से जानता है। और बस मेरी गरीबी से, वो मेरी गरीबी, तो जिस तरह से मेरी योग्यता को जानता है उस तरह से वो मेरी गरीबी को भी जानता है। तो इस वजह से मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं जैसा हूं वैसा ही उनके सामने हूं, लेकिन मेरी योग्यता से सब भली भांति परिचित है। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया है, अंगुली बाहर निकल आई पर पाँव मेरा बच रहा है, यानी इज्जत मेरी बच रही है और मैं चलता रहा। मगर तुम अंगुली को ढकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे? यानी कहने का वही बात आ गई कि जब हमें कुछ, हमारी स्थिति बिल्कुल ही जर्जर हो जाएगी, जब पेट में डालने के लिए रोटी भी नहीं होगी तो फिर चलेंगे, जीवन कैसे व्यतीत करेंगे, आगे जीवन कैसे जिया जाएगा? यानी हमारा तो एंड ही हो रहा है, तो हमारी स्थिति ज्यादा बदतर है। तो वही लेखक प्रेमचंद्र जी यहाँ पर कह रहे हैं लेखक से कि तुम आगे चलोगे कैसे, तुम तो दिखावटी के प्रदर्शन के चक्कर में आकर के अपने तलुए को घिसे जा रहे हो, अर्थात अपनी स्थिति दिन पर दिन और जर्जर किए जा रहे हो, आगे का जीवन तुम कैसे व्यतीत करोगे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात को भली भांति समझता हूँ, अंगुली का इशारा भी समझता हूँ और तुम्हारी इस व्यंग मुस्कान को भी समझता हूँ। परसा जी ने ऐसा कहकर और बात को खत्म कर दिया। इस तरह से आपका एक चैप्टर पूरा हो गया। और कुछ बच्चे तो चेक करवा गए थे अपना, जो प्रेमचंद्र वाला चैप्टर था वो चेक करवा गए थे, बहुत सारे बच्चों को हो भी रहा था। अब जिनका नहीं हो रहा है, जिन्होंने अभी नहीं किया है, वो सब बच्चे अपना चैप्टर कर लें। और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैडम जो नेक्स्ट चैप्टर जो है राजेश जोशी वाला, वो अपन जब क्लास स्टार्ट हो 1 तारीख से, आप लोग जब आओगे तभी स्टार्ट करवाऊं। आप बाकी सब बच्चों की क्या इच्छा है? मेरी तो यही हैं? एक हमारी भी यही इच्छा है। ये तो कबीर ही बोल रहा है। यस मैम। आवाज तो मेरी समझ में आ रही है, फोटो नहीं दिख रहा लेकिन आवाज समझ में आ रही है। बाकी बच्चे क्या कहना चाहते हैं? मैम मैं भी ऑफलाइन के लिए ही बोलना चाह रही हूँ। ऑफलाइन ऑफलाइन में ज्यादा देखिए बेटर फिर है। अगर अपना स्टार्ट हो जाता है ना, स्कूल 1 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा, तो जहां तक वहां तक तो हो ही रहा है, हमने भी यही सुना है कि 1 फरवरी को ओपन हो रहा है। तो अपन फिर क्योंकि वो पद्य भाग का चैप्टर है तो इसे आप कंप्लीट कर लीजिए। मैं एक आध आप लोगों को लघु कथा और लिखवा दूंगी, ठीक है? लघु कथा करवा दूंगी या कुछ और भी करवा सकती हूँ। तो आप लोग कल फिर अपनी जो नोटबुक वगैरह है वो लेके बैठिएगा, जिससे अपन वो कर लें। अभी मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, है ना? चलो वो राजेश जोशी वाला यही पढ़ा देंगे, लेकिन अभी मैंने जो क्वेश्चन दिया था कि नेम धर्म वाला, अभी दिया था ना क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन बोलो अवनी, क्वेश्चन बोलो। अवनी। यस मैम। नेम जी धर्म क्वेश्चन बोले। नेम धर्म किस किसका बंधन था तथा यह बंधन उनका जीवन पर्यंत आखिर क्यों बना रहा है? यस, आप जवाब दें। मैं थोड़े से टाइम का आपको टाइम दे रही हूँ, 3-4 सेकेंड का, फटाफट से लिख लो अपना अपना आंसर सभी। वही आंसर आएगा जो मैंने अभी शब्द यहाँ पर बोले हैं, उन्हीं में से शब्द बन करके और आंसर बनेगा आपका।
हाँ कबीर, क्या हुआ, आप चुप कैसे हो गए? मैम बना लिया सोच क्या? रहा हूँ मैं। हाँ सोचो सोचो। मैम नहीं आ रहा मुझे। क्यों नहीं आ रहा? इसमें क्या है खुशहाल? तो आ गए खुशहाल? आ जाए खुशहाल। यस मैम। हाँ जी बोले। मैम हम सोच रहे हैं। हाँ सोचो, कितनी देर सोचोगे? पर टाइम मिल गया इतना सारा। सुहानी, क्लास अटेंड कर रही हो क्या? सुहानी, आ जाओ। मैम आ आंसर ही नहीं सोचा रहा। क्या? आ ही नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा? इसमें था क्या मैम जब आपने पीछे हैं? होरी और चंद्र का बंधन था। ठीक, आवाज समझ में नहीं आ रही है, दोबारा बोलो। मैम होरी और प्रेमचंद का था क्या बंधन? हाँ बिल्कुल उन्हीं का था। बिल्कुल सही है, होरी और प्रेमचंद्र का ही था। नेम और धर्म, होरी और प्रेमचंद्र दोनों का ही बंधन था। अब आगे बढ़ाओ आंसर को, आगे कैसे बढ़ाओगी? मैम आगे क्या क्वेश्चन था? आपने क्वेश्चन भी नोट नहीं किया? मैम हम लेट आए थे और अभी इन्होंने बोला तो समझ नहीं आया, बस इतना है कि नेम धर्म किस किस का बंधन था। खुशहाल क्वेश्चन बोलो इनके लिए। मैम हम खुद लेट आए थे। वेरी गुड, सारे एक से बढ़कर एक हो। अवनी बोलो आप। नेम धर्म किस किस का बंधन था तथा यह बंधन उनका जीवन पर्यंत आखिर क्यों बना रहा है? नेम धर्म किस किस का बंधन था तथा यह बंधन आखिर उनका क्यों बना रहा? यस मैम। अब ये तो बिल्कुल सही बताइए कि होरी और प्रेमचंद्र दोनों का ही नेम और धर्म बंधन था। अब आगे क्या बनाओगे? मैम पर बुक में तो लिखा है कि नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तो मैम आगे तो कैसे बनेगा? नहीं तो क्योंकि मैं क्या पूछ रही हूँ कि नेम धर्म तुम्हारा, ये तो उसने एक व्यंग किया है यहाँ पर, बल्कि तुम्हें उससे मुक्ति ही चाहिए थी, ऐसे करके बोल रखा है ना। यस मैम। हाँ तो वो चीज तो एक व्यंग के रूप में कही है, लेकिन बंधन था नेम धर्म, इसी वजह से तो ये सब कुछ हुआ है उनके जीवन में। और क्या हुआ है? मैम पर उन्होंने तो धर्म दान करा ही नहीं ना। अरे भाई वो धर्म नहीं होता, यही तो ना होता है कि हम बैठ गया खड़े होकर प्याऊ खुलवाएं। नहीं मैम। प्रेमचंद्र के पास में जीवन में ऐसे बहुत सारे मौके आए थे कि जिन मौकों को यदि वह स्वीकार कर लेते, लोगों की बात मान लेते, तो वह बहुत अच्छे जाने माने लेखक होते और काफी सारी प्रतिष्ठा और पद को पा लेते वो। लेकिन उन्होंने क्या किया? उस चीज को स्वीकार नहीं किया जीवन में। ऐसे लोग तो वो भी तो एक बहुत बड़ा दान हो गया, जो कि गुप्त दान है। कोई चीज मेरे को कोई कह रहा है कि ये लो मैडम, यदि आप हमारे लिए पढ़ाओगी तो मैं आपको इतना पैसा दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको अपने ऊपर ही रख के बता रही हूँ, ठीक है। अब मैं उसके ऑफर को ठुकरा रही हूँ, तो वो तो ये समझो मैंने उस पैसे का दान कर दिया, हाथ में रख के नहीं किया, लेकिन मैंने अपनी लफ्जों से दान कर दिया वो पैसा, एक्सेप्ट नहीं कर रही तो।
हो गया ना वो? यस दोनों मैम। में ही बात रही है, दोनों में ही यही बात रही है। कुछ चीजें अपन को दिमाग से समझनी पड़ती है, वो सामने बाहर नहीं नजर आती है। तो क्या मतलब होगा कि होरी और प्रेमचंद दोनों का ही नेम धर्म बंधन रहा है, इसी वजह से उन्होंने जीवन पर्यंत गरीबी को सहज स्वीकार किया है। क्या किया है? मैम गरीबी को स्वीकार करा है। गरीबी को सहज रूप से स्वीकार किया है। वह गरीब थे इस बात में, और उन्होंने कभी भी अपनी योग्यता को किसी के आगे मोल नहीं दिया है या बिकने नहीं दिया है। इसी वजह से वह जैसे प्रदर्शन में थे वैसे प्रदर्शन में निकलने में उन्होंने किसी प्रकार की कोई शर्मिंदगी नहीं रही है। वो जैसे हालात में थे वैसे हालातों में उन्हें बाहर निकलने में किसी प्रकार की कोई शर्मिंदगी जीवन पर्यंत नहीं उठानी पड़ी है। अब थोड़ा सा अपने दिमाग से सोचा करो ना, पंक्तियां तो यूं ही बन रही हैं अपनी। अपन को बनाना ही उसके ऊपर है, गरीबी के ऊपर ही तो बनाना है। उन्होंने ब्रहा आडंबर को कभी पसंद नहीं किया है। जैसे बाहर थे वैसे ही वे हमेशा अंदर से रहे हैं। इसी वजह से ये बंधन ही उनके जीवन में इस प्रकार से बना रहा कि वह जीवन में कभी नहीं उबर पाए, अर्थात जीवन पर्यंत उन्हें गरीबी में ही अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा। ये बंधन के कारण ही तो वह नहीं उबर पाए। अगर उबरने का मतलब क्या होता है? बड़े आदमी नहीं बन पाए। अगर वह इस चीज को स्वीकार कर लेते इन सब बातों को, तो वे बहुत अच्छा पैसा होता उनके पास में, पैसे की कोई कमी थोड़ा ना होती। लेकिन उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया उस चीज को। उनको तो ये था कि हम अपने लेख के द्वारा ही अपना नाम करेंगे। अब उनको सराहना तो खूब मिली, प्रशंसा तो खूब मिली, समाज ने उनके लेखों को सराहा, प्रशंसा करी उनकी, लेकिन अर्थ नहीं दिया। अर्थ का मतलब क्या होता है? पैसा, संपत्ति। यस, पैसा संपत्ति, ये चीज उन्हें नहीं मिल पाई। इसी कारण तो उन्होंने फिर जैसे थे वैसे जीवन पर्यंत वैसे ही बने रहे। जिस तरीके के थे वो वैसे ही जीवन पर्यंत बने रहे। अब बात समझ में आई? यस मैम। यस मैम। इसी तरह से क्वेश्चंस अपन को बनाने होते हैं, और एक एक दो बनाया भी करो, जिससे क्या कहते हैं आप लोगों को समझ में भी आएगी किस तरह से क्या निकलेगा आपका। ये थोड़ा है कि अपन शांति से बैठे रहे, सोचे ही नहीं। लिखिए, दूसरा क्वेश्चन लिखो। प्रेमचंद्र और लेखक दोनों में से कौन फोटो का महत्व समझने वाला था? दोनों में से कौन फोटो का महत्व समझने वाला था तथा फोटो खिंचवाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, क्या क्या कर लेते हैं? ऐसे करके क्वेश्चन लिख लीजिए और आंसर लिखना है। इसे अपनी दोनों को फेयर कॉपी में कर लेना फिर लिखने के बाद, ठीक है? ये मैं कल आपसे सुनूंगी। जो आज दिया है ना ये क्वेश्चन, ये कल मैं पूछूंगी। कल कोई लघु कथा वगैरह भी करवाऊंगी और आपसे इस क्वेश्चन का आंसर भी पूछूंगी, ठीक है? ओके मैम। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे। यस मैम।